हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कृष्णा सोबती जी के बारे में जानने वाले हैं। तो आपका जो यूजीसी नेट है उसमें जो महिला रचनाकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब कितने बनते हैं ये नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, 2 बन सकते हैं या 3 बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े कठिन प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो महिला रचनाकार होते हैं उनके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब इनसे कोई प्रश्न बनता है तो सभी लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है एक अच्छा, जब आप मार्क लाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कृष्णा सप्ती जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि रचनाकार से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो इनका जो रचना करने की शैली है उसमें इन्होंने जो है, जो स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनमें जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक संघर्ष चलता रहता है जीवन में, उसका चित्रण इन्होंने अपने उपन्यासों में किया है, कहानियों में किया है। इसके साथ ही जो स्त्री की स्थिति होती है समाज में, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न यह है कि जब आप कोई बात बताना चाहते हैं तो आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो कृष्णा सोबती की जो भाषा है वह जो स्थानीय भाषा होती है पंजाब की या उस क्षेत्र की, उस भाषा का प्रयोग किया है। अब उस भाषा का प्रयोग करना अच्छा नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो शब्द होते हैं उनके कभी कभी क्या है कि बहुत ही अधिक यथार्थवादी हो जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हमें किसी भी साहित्यिक रचना में करने से पहले सोचना चाहिए, ऐसा शब्दों का प्रयोग भी कृष्णा सोबती के उपन्यासों में या इनकी कहानियों में हम देख सकते हैं। ठीक है, तब तब इसके बारे में भी बहुत सारी आलोचना हुई है कृष्णा सोबती जी का। ठीक है, तो अब इनका विषय, अब जो ये कह रही हैं, हो सकता है कि उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ शब्दों का प्रयोग, यदि कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग हो जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, इनके जीवन के बारे में। तो इनका जन्म जो है 1925 पंजाब में हुआ है। अब जो कालक्रम के अनुसार रचनाकार को लगाओ, ऐसा प्रश्न बनता है। तो आपको क्या है कि जो ये डेट होता है ना और मंथ, इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको खाली रचनाकार का जन्म वर्ष याद रहना आवश्यक है। ठीक, तो इसको हम याद नहीं भी रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन वर्ष याद रहना चाहिए। ठीक है, 1925 कृष्णा सोबती का जन्म हुआ है, ऐसा आपको याद रहना चाहिए। जब भी आप किसी रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे तो जो भी आपको डेटा मिलेगा उसको आप एक व्यवस्थित तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिए, जिससे एक के बाद एक ऐसा डेटा आपको याद रहना चाहिए एकदम व्यवस्थित तरीके से। जैसे पहले जन्म हो गया, कहाँ जन्म हुआ वो हो गया, फिर उसके बाद रचनाएं, ठीक, फिर उसके बाद रचना शैली, फिर रचना का विषय क्या रहा वो भी याद रखना है। ठीक है, हो सके तो जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके पात्रों का नाम भी याद रखें तो अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा बाद में याद रखिएगा। ठीक है, पहले रचना का विषय याद रहना चाहिए। ठीक है, पात्रों का नाम जो प्रमुख उपन्यास हैं उनसे संबंधित ही याद रखिए। सभी उपन्यास में पात्रों का नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, कहानी में भी ऐसे ही जो कहानी प्रमुख हैं उन्हीं का पात्र याद रखिए। ठीक है, वैसे भी कहानी तो आप पूरा पढ़ लेते होंगे तो अलग से याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, तो चलिए इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो 1925 में इनका जन्म हो गया। और अब देखिए, कुछ रचनाकारों का जन्म जो वर्ष होता है वो एक ही होता है। ठीक है, ऐसा मतलब याद रखने में अच्छा रहता है। जैसे मोहन राकेश जी हैं, ठीक है,
जो मोहन राकेश जी हैं उनका जन्म भी 1925 में ही हुआ है। ठीक है, तो ऐसा आप दो लोगों को याद रख सकते हैं, है है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार आप जिस किसी रचनाकार का जन्म वर्ष मिलता है उनको एक साथ याद रखिए, बहुत दिन याद रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मोहन राकेश ने भी बहुत कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, कृष्णा सोपती जी भी कहानी लिखती हैं, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और तो इनके जीवन से संबंधी बहुत सारी बातें हैं। तो इनकी जो शिक्षा है वह दिल्ली में और लाहौर जैसे शहरों में हुआ है, और एकदम कृषि से जुड़े परिवार होने के कारण गांव और वहाँ के जीवन से भी ये परिचित हैं। ठीक है, तो किसी रचनाकार के जीवन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो इससे आपको जानकारी मिल जाती है कि इनकी शैली कैसी होगी। ठीक है, क्योंकि जीवन का प्रभाव रचना में दिखता है। ठीक, फिर देश विभाजन के समय लाहौर में पढ़ रही थी और विभाजन के समय वे पढ़ाई छोड़कर दिल्ली आई। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जीवन चला। तो उनकी कहानी का नाम है सिक्का बदल गया। ठीक है, तो वो भी बहुत हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध कहानी है इनका। ठीक है, जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं ना, तो आपका जो एमए में जो कहानी देते हैं उनको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो प्रमुख कहानियाँ होती हैं उनके संबंध में भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा ना वो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध प्रमुख, या हम कह सकते हैं कि एकदम हमारे पढ़े हुए कहानियों से ही आएगा। ठीक है, कहीं कोई नया कहानी से नहीं पूछते हैं उतना। ठीक है, फिर उसके बाद अब इनके कुछ उपन्यास देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी बातें मिल जाएंगी हमको, लेकिन तो उपन्यास में इन्होंने बहुत हम कह सकते हैं कि सामाजिक विश्लेषण इनका अधिक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, तो उनमें से कुछ उपन्यासों का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं। अब कुछ लंबी कहानियाँ हैं जिनको कुछ लोग उपन्यास कहते हैं, तो कुछ लोग उनको लंबी कहानी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि कृष्णा सोपती की रचनाओं में कुछ लंबी कहानियों को उपन्यास के रूप में भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी हो, यहाँ पर जितने भी उपन्यास दिए गए हैं इनको हम एकदम अच्छे तरीके से उपन्यास ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो कुछ उपन्यासों के बारे में बात कर लेते हैं हम अभी। ठीक है, जैसे डर से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत जो उपन्यास हैं इनके स्त्री के ऊपर ही केंद्रित उपन्यास है। इसमें आपको कोई भी मतलब संदेह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब मान लीजिए कोई प्रश्न बन जाता है कि डार से बिछुड़ी नामक उपन्यास का विषय क्या रहा है, ऐसा प्रश्न बनता है जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से किन उपन्यासों में स्त्री केंद्रित कहानी
की प्रमुखता है। तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे और 4 में से 2 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। तो उसमें से 2 ऑप्शन में से एक रहेगा डार से बिछुड़ी, फिर दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा किसी स्त्री प्रमुख उपन्यास का, जैसे मित्रों मरजानी, या फिर किसी अन्य उपन्यासकार का भी दिया जा सकता है, जैसे अपनी ज़मीन, ठीक है। तो अपनी ज़मीन भी स्त्री प्रमुख उपन्यास है, ठीक है, जो कि चित्रा मुद्गल से लिखा गया है, ठीक। तो उसमें विज्ञापन क्षेत्र में जो स्त्री होती है उसके प्रति मतलब उसका जीवन कैसे चलता है, और विज्ञापन क्षेत्र में जो भी हम कह सकते हैं कि दुराचार चलते हैं, ठीक है, उनका चित्रण है। तो वो भी एक स्त्री प्रमुख उपन्यास है। तो और ये डार से बिछुड़ी, ये सब भी स्त्री प्रमुख उपन्यास है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी उपन्यास का नाम पढ़ते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि प्रकाशन काल याद रखना है, विषय याद रखना है पहले तो, ठीक है। फिर बाद में समय बच जाता है तो पात्र याद रखिए, ठीक है। लेकिन विषय का मतलब यहाँ पर कहानी क्या है वो देखना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी कि डार से बिछुड़ी से लेकर समय सरगम तक एक क्रम लगा लेंगे उपन्यासों का, ठीक है। आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, जैसे कृष्णा सोबती, जन्म 1925। फिर नीचे एक सेक्शन लगा लीजिए उपन्यास का, एक सेक्शन होगा कहानी संग्रहों का और एक सेक्शन होगा जो प्रमुख कहानियां हैं उनका, ठीक है। तो जितने प्रकार की रचनाएं होंगे उतना सेक्शन लगा के चलिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ कहानी संग्रहों का भी नाम दिया गया है। जैसे इनका प्रथम कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, ठीक है। तो इसका प्रकाशन 1980 में हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार इनके जो कहानी संग्रह हैं उनको भी आप क्रम लगा के चलिए, ठीक है। जैसे एक और कहानी संग्रह कहाँ है वो भी देख लीजिए। अब कुछ कहानियाँ हैं जो प्रमुख हैं, इनको हम लंबी कहानी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लंबी कहानियाँ हैं इनके यारों के यार और 3 पहाड़ ये लंबी कहानियाँ हैं, ठीक है। अब डर से बिछुड़ी ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1959 में हुआ है। तो इसको हम 1960 बना देते हैं क्योंकि बाद के उपन्यास भी 1960 में 1-2 होंगे, ठीक है। तो वो सभी जो अन्य उपन्यास है 1964, 1965 ऐसे, उसको हम 1960 बना के याद रखेंगे। मतलब तीनों उपन्यासों को 1960 मान लेंगे, ठीक है। और देखिए इसका जो विषय है वो भी देख लेते हैं। इसमें नायिका का नाम है पाशो, ठीक है। तो एक ग्रामीण लड़की होती है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो माँ होती है वो किसी और के साथ चली जाती है और यह जो है वह बच जाती है। तो जो इसकी माँ होती है उसको सभी लोग कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो बचपन में यही सब पाशो देखती रहती है। फिर उसके बाद इसका जीवन भी ऐसा ही होता है जैसे किसी और के साथ इसका विवाह हो जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके घर वाले जो होते हैं वो इस पाशो के बारे में कुछ भी नहीं सोचते और वहाँ से इसको भगा देते हैं, ठीक है। तो
वहाँ से भगा देने के बाद कहीं और चली जाती है, ऐसे उसका जीवन चलता रहता है। और कहा उपन्यास के अंत में इसके जो जो पहचान के होते हैं, पाशों के पहचान के लोग कोई, तो उसको देख लेते हैं कहाँ उपन्यास के अंत में, और उसको उनके घर लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मतलब जीवन इसका ऐसे चलता रहता है पाशों का। तो प्रत्येक स्थान पर इसको क्या कहते हैं कि जो पाशो होती है उसको उसका हम कह सकते हैं कि सम्मान नहीं मिल पाता उतना, ठीक है। किसी एक वस्तु की तरह पाशो को देखा जाता है। तो यह सब कृष्णा सोबती इस उपन्यास में चित्रित करके यह बताना चाहती हैं कि जो स्त्री है उसका उस समय, जैसे जब देश का विभाजन हुआ था, ठीक है, तो उस समय स्त्री की क्या स्थिति थी, ये सब हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो उस समय स्त्री को एक वस्तु के रूप में कुछ लोग देखते थे, ठीक है। तो ये सब पाशो के द्वारा कृष्णा सोबती चित्रित करती हैं डार से बिछुड़ी उपन्यास में, ठीक। मतलब पाशो जो है वह अपने परिवार से बिछड़ जाती है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, इससे विषय याद रहता है। फिर उसके बाद मित्रों मरजानी एक उपन्यास है, ये 1967 में प्रकाशित हुई। तो इसको भी हम डार से बिछुड़ी के साथ याद रख लेंगे। जैसे उसको हमने 1960 मान लिया, इसको भी हम 1960 मान के चलेंगे प्रकाशन वर्ष। इससे क्या होगा कि हमको जब कोई क्रम लगाने को प्रश्न मिलेगा तो उसमें थोड़ा याद रहता है। जैसे क्रम लगाओ जो प्रश्न बनते हैं, आदिक रूप से अलग अलग उपन्यासकारों के उपन्यास दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अब डार से बिछुड़ी एक उपन्यास दिया जाएगा, तो दिव्या एक उपन्यास है हमारा, उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। अब दिव्या जो है 1940s में उपन्यास प्रकाशन हुआ है, मतलब 1946 ऐसे कुछ उसका प्रकाशन वर्ष है, तो मैंने उसको 1940 याद रख लिया। तो दिव्या जो है वो डार से बिछुड़ी के पहले ही आएगा ना, तो 1940s पहले आएगा, फिर उसके बाद 1960s आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तमस को ले सकते हैं हम। तमस का प्रकाशन 1970s ऐसे हुआ है, ठीक है। फिर तमस के बाद कोई और उपन्यास दे देंगे, जैसे समय सरगम, ठीक है। समय सरगम कृष्णा सोबती का ही है, वो 2000 में प्रकाशन हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम जो है पूरा 10 ईयर्स का जितने भी उपन्यास एक रचनाकार का प्रकाशित हुआ उसको एक ही ईयर में याद रख लेंगे तो अच्छे से याद रहता है, ठीक। अब मित्रों मरजानी इस उपन्यास में प्रमुख पात्र हैं सुमित्रा करके, ठीक है। तो उसी पर आधारित इस उपन्यास है, उसी के नाम पर मित्रों मरजानी नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसके मतलब जो सुमित्रा होती है उसके बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, ठीक है। वह जो है पति को सम्मान नहीं देती, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं उनको सम्मान के साथ रहती है और उनके प्रति लगाव उसका बना रहता है। तो इसी बात पर इस उपन्यास में दिखाया गया है कि जब कोई स्त्री किसी और के प्रति लगाव रखती है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, ये सभी बातें इसमें बताया गया है। और जो मित्रों होती है, ठीक है, मतलब सुमित्रा को ही इस उपन्यास में मित्रों कहा जाता है, ठीक है। तो वह अपने परिवार के बारे में भी ध्यान नहीं देती है और उसको उसके माँ के घर भेज दिया जाता है जब उपन्यास में। तो उसकी जो माँ होती है वह भी जो सुमित्रा होती है उसका समर्थन करती है और वह भी ऐसे ही होती है। तो इस प्रकार हम यह भी विश्लेषण कर सकते हैं कि जो सुमित्रा का जो
सोचने का तरीका होता है वो शायद उसके माँ से ही मिला होगा। ठीक है, तो इसमें अब हम कह सकते हैं कि सामाजिकता का विश्लेषण हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में प्रकाशित उपन्यास है। ठीक है, तो इसमें जो रति है उसका विश्लेषण हुआ है। ठीक है, तो इस उपन्यास में उसकी जो भावनाएं होती हैं वो बचपन से दबी रहती हैं। ठीक है, तो इस कारण से वह जब भी किसी से मिलती है, मतलब किसी अन्य लोगों से मिलती है, तो उसको डर लगा रहता है किसी प्रकार का। ठीक है, मुख्य रूप से जब वह किसी लड़के से बात करती है तो बहुत कुछ सोचने लगती है कि कौन क्या कहेगा, ऐसा वो सोचने लगती है। लेकिन जीवन में उसको एक अच्छा मित्र मिल जाता है, एक अच्छा लड़का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो उपन्यास के अंत में होता है। ठीक है, इस कारण से उसके जो भी भय होते हैं सभी चले जाते हैं और वो जीवन को अच्छे से व्यतीत करती है। ठीक है, ये सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास की कहानी है। ठीक है, तो इसमें उस लड़की का नाम है रति या शक्तिका। ठीक है, दोनों ही नाम है उसके। जिंदगी नामा एक ऐसा उपन्यास है जिसका कोई एक कहानी हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका विश्लेषण मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका उपन्यास का प्रकाशन 1980s मान के चलिए। ठीक है, जब भी कोई 9 वाला ईयर आता है, जैसे 79, 69 ऐसा कोई ईयर आता है, उसको आप नेक्स्ट ईयर में डाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा रहता है। ठीक है, अब 1980 का मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1980 से 1988 तक ऐसा मान के चलिए। मैंने तो ऐसा किया है। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन 10 ईयर्स का एक क्रम लगाना अच्छा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक उपन्यास है फिर सूरजमुखी अंधेरे के हो गया, तो उसके बाद जिंदगी नामा एक उपन्यास है हमारा। तो यह भी स्त्री प्रमुख पात्र उपन्यास है। ठीक है, फिर उसके बाद दिलो दानिश एक उपन्यास है। ये 1990s में इसको मान के चलना है हमको प्रकाशन वर्ष। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ है 1993 में हुआ है, लेकिन हम इसको 1990 मानेंगे। ठीक है, फिर इसमें कुछ जो पात्र हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र दिलो दानिश। ठीक है, तो इसमें जो है प्रमुख पात्र हैं कृष्ण नारायण। ठीक है, और कुटुंब प्यारी इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, तो दोनों एकदम उनका विवाह हुआ है, अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चलता रहता है। लेकिन जो कृष्ण नारायण जी होते हैं वह किसी और को चाहने लगते हैं, तो वहाँ से समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, अब कुटुंब प्यारी को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो सहज ही संघर्ष हो जाता है और कृष्ण नारायण का जीवन इस संघर्ष में मतलब ये सब होता रहता है, तो उनका मन कुछ अच्छा नहीं रहता। तो ये सभी कहानी जो है उपन्यास की वो दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है, वहाँ चित्रित की गई है। ठीक है, तो अंत में जो
कृष्ण नारायण जी होते हैं इसी संघर्ष में, मतलब अपने जीवन के कुछ दिन बहुत हम कह सकते हैं कि खुशी से नहीं रह पाते और इसी समय वो चल देते हैं, ठीक है। तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसी पर आधारित उपन्यास है। मतलब सब कुछ होते हुए भी कृष्ण नारायण अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है। समय सरगम एक उपन्यास है। अब इसमें क्या है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध अवस्था के जो लोग होते हैं, उनकी समस्याएं समय सरगम में चित्रित हैं, ठीक है। अब नाम से भी हम विषय याद रख सकते हैं, जैसे समय सरगम मतलब जो लोग बहुत समय जीते हैं, जीवन के बाद अंतिम समय में उनका जीवन कैसा होता है इसमें चित्रित होगा, ठीक है। मतलब नाम से विषय याद रखना ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, अरण्या एक वृद्धा है और ईशान भी एक वृद्ध है। तो दोनों एक साथ अलग अलग घर में पास में ही रहते हैं, ठीक है। तो उन पर केंद्रित उपन्यास है। तो इस उपन्यास में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे किसी वृद्ध का परिवार के लोगों ने ही हत्या कर डाला धन के लिए, ऐसी बातें दोनों करते रहते हैं। तो जो अरण्या है वह बहुत कुछ बातें नहीं सोचती है, ठीक है, इसलिए अपने जीवन पर अधिक ध्यान देती है। जबकि जो ईशान है वह बहुत कुछ बातें सोचता है और सोचता है कि आज कैसा होगा, बाद में कैसा होगा, कल क्या होगा, ये सब जो है वो ईशान सोचता रहता है। तो दोनों की जो भावनाएं हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलता है इस उपन्यास में। तो ये विषय और प्रमुख पात्र याद रख लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो और आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि उपन्यास याद करते समय किसने लिखा वो याद रहना चाहिए और कौन से वर्ष में प्रकाशन हुआ, ठीक है, या कौन से सेक्शन ऑफ ईयर, जैसे 1980s में हुआ या 1990s में हुआ, कम से कम ये याद रहना अच्छा रहता है, वो याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद उपन्यास का विषय क्या रहा वो याद रहना चाहिए, और विषय भी याद रहे तब जाकर आप पात्रों को याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये एक अच्छा मेथड होता है उपन्यास से संबंधित यूजीसी नेट हिंदी के प्रश्नों को आंसर करने का, ठीक है। तो ये एक बात हुई। अब कहानी संग्रह में कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी बात कर लेते हैं। कहानी संग्रह से कभी विषय नहीं पूछेंगे कि इस कहानी संग्रह का विषय क्या रहा, ऐसा प्रश्न बहुत कम आता है, ठीक है। अधिक रूप से कहानी संग्रह को किसने लिखा है वो पूछा जा सकता है, या फिर क्रम लगा वो ऐसा प्रश्न बनता है वहाँ से, ठीक है। तो उपन्यास के संबंध में ही विषय पूछते हैं या कहानी पूछते हैं कि उपन्यास का कहानी क्या है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से याद रखिए। पीडीएफ जो है आपको रिसोर्सेस में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और पहले आपको क्या करना है कि उपन्यास पढ़ते समय प्रमुख उपन्यास जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से पात्रों के बारे में पूछा जाता है। अन्य जो उपन्यास होते हैं वहाँ से पात्रों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमारा एक उपन्यास है समय सरगम, वो तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो हिंदी उपन्यास का इतिहास एक टॉपिक भी हमारा यूजीसी नेट में आता है। तो अन्य उपन्यासों से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जो अन्य उपन्यास है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब जो उपन्यासकार की शैली है उसको जानने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले जो सिलेबस के उपन्यास हैं वो पढ़िए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।